हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले 10वीं क्लास के साइंस के चैप्टर 5 जो कि केमिस्ट्री से है और चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। दोस्तों ये चैप्टर का पहला पार्ट है और हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे ताकि आपको बिल्कुल ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाए और इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप एग्ज़ाम में आसानी से कर सकते हो। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको ध्यान रखना। सबसे पहले हम बेसिक लेवल से यानी तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद किस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया वो सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है कि तत्व किसे कहते हैं, तत्वों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है उनके बारे में लिखें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको ही मालूम होगा, एक बार आप समझ लो। तो हम लिखेंगे वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, है ना, वे क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, सोना, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सब आपको मालूम है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस आप इसको एक बार रिविज़न कर लो, है ना। अब आगे क्या है कि अब तक से 118 तत्व ज्ञात हैं, ठीक है, जिसमें से 94 तत्व प्राकृतिक है, यानी कि प्राकृतिक में ये पाए गए हैं 94 तत्व, और जो शेष तत्व हैं वो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, ठीक है। ये सारे तत्व हैं, धातु, अधातु और उपधातु, अलग अलग वर्गों में ये इनका फिगर मैंने रखा हुआ है ताकि आप उसको आसानी समझ लो, है ना। तो तत्व को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, पहला एक धातु, है ना, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तो दोस्तों धातु, अधातु, उपधातु, इसके बारे में भी आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं और सबसे पहले कुछ नोट समझ लेते हैं कि सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग सन 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल ने किया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो रॉबर्ट बॉयल ने, कब, 1661 ईस्वी में। और सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए जो थे 1789 ईस्वी में प्रतिपादित किए थे, यानी तत्व की परिभाषा देके इन्होंने प्रूव किया था कि हाँ ये पदार्थ है जिनको हम तत्व कह सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि धातु, अधातु और उपधातु को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। इसमें उपधातु के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों धातु क्या होते हैं, वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, है ना। सुचालक मतलब उसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है ना, और जो समान रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये आपके लिए नया होगा और ये अगर आपके एग्जाम में आता है तो स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्योंकि आप 10वीं क्लास में हो तो इसका डेफिनेशन भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, है ना, तभी तो फुल मार्क्स मिलेगा। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको वही चीज़ें बताऊं जिससे आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिले। तो हम क्या लिखेंगे, वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये तो आपको पहले से मालूम था। और आगे लिखना है कि जो समान रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। धातु की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनायन बनाता है, ठीक है। ठीक इसका उल्टा अधातु होता है। तो 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ सीखेंगे। अभी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं, धातु, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, और ये सारे क्या होते हैं, ये सब धातु होते हैं। इसमें आप देख सकते हो ये सारे धातु है ना। धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है ना, ठोस ज़्यादातर होती है, द्रव अवस्था में एक पारा पाया जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट है अधातु। तो वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है, और जो समान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति करते हैं। यानी कि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ध्यान रखना, और अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना, इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और त्याग करेगा तो धनायन बन गया, और अधातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, लोन ले रहा है एक तरीके से समझ लो, तो लोन लोगे तो ऋणायन बनोगे, राइट। तो ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सारे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ये सारे इधर एग्जाम्पल मैंने ये फिगर दे रखा है, ये सारे क्या है, अधातु है। नेक्स्ट है उपधातु। तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कि धात्विक गुण भी पाए जाते हैं और अधात्विक भी गुण पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, यानी कि वे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी रखते हैं और ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है फिगर में, ब्रॉन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, आर्सेनिक, तो ये सारे उपधातु होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी। आखिर ऐसी क्या बात आ गई जिससे हमें तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, राइट। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि अब तक 118 तत्व ज्ञात है, जिनको सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत करना बहुत आवश्यक हो गया है ना, क्योंकि 118 तत्व हैं और अलग अलग तत्वों को अगर सही तरीके से अगर हम व्यवस्थित न करें, है ना, तो उसको पढ़ने में या उसके बारे में अध्ययन करने में हमें बहुत मुश्किल होती है ना। इस वजह से जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि तत्वों को वर्गीकृत किया, धातु, अधातु, उपधातु, अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग आवर्त और वर्ग के हिसाब से उन्होंने आवर्त सारणी बनाया, जिसको हमें आज पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि डबराइनर के त्रिक नियम लिखे और इसकी सीमाएं भी लिखें। तो दोस्तों डबराइनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सन 1817 ईस्वी में कोशिश की कि तत्वों को अच्छी तरीके से वर्गीकृत किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सन 1817 ईस्वी में जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार है, ठीक है, ये ध्यान रखना, परमाणु भार के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित किया तो पाया कि 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया, त्रिक नियम कहा गया, क्योंकि 3 तत्वों के समूह प्राप्त हो रहे थे। किस आधार पे, परमाणु भार, ध्यान रखना। तो डबराइनर के अनुसार त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य यानी कि औसत होता है। औसत का मतलब होता है कि जैसे 3 तत्व है तो फर्स्ट और लास्ट को प्लस करके हाफ किया गया तो बीच वाले तत्व के बराबर में आया। कैसे, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एक सेट ये है कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। तो कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 और बेरियम का 137 होता है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करके और हाफ करोगे ना तो अप्रॉक्स कितना आएगा, 87.5 आएगा। ठीक इसी प्रकार सेट 2 में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को व्यवस्थित किए। इसमें लिथियम जिसके परमाणु भार 7 है और पोटेशियम 39, इनको प्लस करके हाफ करेंगे। ठीक है, तो देखो 39 और प्लस 7 कितना आएगा, 46 आएगा, है ना। और जब इसको हाफ करेंगे तो ये कट जाएगा ना, 23 टाइम में ही कट जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया, सोडियम 23। तो इस तरीके से इनको 3 सेट प्राप्त हुआ। एक और सेट प्राप्त हुआ था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, है ना। इसमें भी इसको 35.5 और 127 को प्लस करके हाफ करोगे तो अप्रॉक्स 80 आएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में तत्वों की संख्या उतनी ज्ञात नहीं थी। ठीक है, तो जितने तत्व थे उसके आधार पर इन्होंने सेट तैयार किया। ठीक है, लेकिन इनका त्रिक नियम आगे चल के फेल हो गया जब और अन्य तत्वों की खोज की गई। तो इनकी क्या क्या सीमाएं हैं वो चलिए देखते हैं। दोस्तों डबराइनर के त्रिक नियम की क्या सीमाएं हैं, यानी कि क्या दोष हैं, ये भी क्वेश्चन में हो सकता है। दोष लिखे, सीमाएं लिखे, है ना। तो इसके लिए लिखोगे डबराइनर के त्रिक नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। कौन कौन सी, डबराइनर के समय ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। ठीक है, यानी कि जिस समय में इन्होंने ये प्रयोग किया था, वर्गीकृत किया था, तो उस समय तत्व बहुत कम थे। ठीक है, और उन तत्वों को ज्ञात किए तो 3 त्रिक इनको प्राप्त हुए, जिसके कारण इसका नियम सफल और उपयोगी नहीं रहा, क्योंकि आगे चल के और अन्य तत्वों की भी खोज की गई, है ना, जिसके आधार पर इनका त्रिक नियम फेल हो गया। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हो कुछ ऐसे तत्व भी थे जिनके सभी तत्वों के बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु औसत के बराबर नहीं था। ठीक है, आप देखोगे पिछले वाले सीरीज में यहाँ पे कि यहाँ पे 2 तत्व कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मान चलो हम इसको ही ले लेते, 40 और 137 को जब आप प्लस करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 177 आएगा। ठीक है, 177 आएगा ना। इसको जब आप हाफ करोगे तो ये आपका आ जाएगा करीब 88.5 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 87.5 आता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, एग्जैक्ट नहीं था। ठीक है, जबकि यहाँ पर एग्जैक्ट इनका सेट कर गया, यहाँ पर भी एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से गड़बड़ी था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कुछ ऐसे तत्व भी थे जिनमें सभी तत्वों के बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु औसत के बराबर नहीं थे। राइट, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट नियम आता है न्यूलैंड्स का, है ना, और इन्होंने अष्टक सिद्धांत लिखा। तो इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत लिखे और इसकी सीमाएं भी लिखे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप पॉज करके और क्वेश्चन आंसर नोट कर सकते हो ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अभी फ़िलहाल में आप समझ लो। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए क्या लिखेंगे, न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। ठीक है, अभी कितनी है, 118।
तो उस समय जो था ना इनके पास 56 तत्व थे। न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार, इन्होंने भी परमाणु भार का ही उपयोग किया, ठीक है, कि क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। यानी हर 8वां तत्व जो था ना उसके पहले तत्व के गुण के समान था। तो इस प्रकार से इन्हें अष्टक प्राप्त हुआ, ठीक है, और इनकी तुलना जो है संगीत के अष्टक से की गई, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। तो दोस्तों आप न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में देख सकते हो यहाँ पे सारे गा मा पा धा नी, है ना, यही होता है ना म्यूजिक का अष्टक। तो इसमें आप देखोगे कि हर एक आठवां तत्व जो होता है ना उनके गुण जो है समान है, ठीक है। तो इन्होंने, क्योंकि इनके पास 56 तत्व थे, इसके आधार पर इन्होंने लगाया था। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, इस तरीके से यहाँ पर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सारे जो है ना ये आपस में एक दूसरे से क्या है समान है गुण के रूप में, और ये बढ़ते परमाणु भार के आधार पर इन्होंने सजाया था। तो इस तरीके से इन्होंने व्यवस्थित किया तो इनको अष्टक प्राप्त हुआ। तो इसका नाम जो है अष्टक सिद्धांत दिया गया क्योंकि एक संगीत से तुलना की गई, राइट। लेकिन इसमें भी इनकी क्या हो गई, कमियां पाई गई जब और तत्वों की खोज की गई, है ना। तो क्या क्या इनकी सीमाएं थी, यानी क्या क्या दोष थे, वो भी हम देखते हैं। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। न्यूलैंड्स के समय केवल 56 तत्व ही विद्वान थे। जब बाद में नए तत्वों की खोज हुई तो तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे, ठीक है, पहली बात, ठीक है। पहली बात यह है कि उस टाइम 56 तत्व थे और जब नए तत्व की खोज हो गई तो इन सारणी से मेल ही नहीं खाते थे। दूसरी बात यह है कि यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक ही लागू होता था, उसके बाद के तत्वों पे लागू ही नहीं होता था, यानी हल्के तत्वों पे लागू होता था। तीसरा दोष है, यानी कि तीसरी सीमाएं क्या है कि कई तत्व ऐसे भी थे जिनको समायोजित करने के लिए दो तत्वों को एक साथ रख दिया गया जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी, है ना। तो ये न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के दोष थे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने दो नियम पढ़ लिए, एक डोबराइनर का त्रिक नियम और एक न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयोजकता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा समझाएं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसके बारे में अभी समझा भी दूंगा। तो तत्वों की संयोजन शक्ति को संयोजकता कहते हैं, ठीक है, यानी तत्व जितनी भी संयोजन क्रिया में भाग लेता है वही संख्या जो होती है तत्वों की संयोजकता होती है, राइट। या ये कह सकते हैं कि संयोजकता एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर त्याग करता है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है, अधातु, और त्याग कौन करता है, धातु। तो उसके आधार पर, राइट। तो किसी भी तत्व की यह प्रवृत्ति होती है कि उसके देखो यहीं तक इसका असंयोजकता का परिभाषा तो यहीं तक है। मैंने आपको ये इसलिए लिखा है ताकि आप उसको समझो, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर हम आवर्त सारणी आसानी से समझ सकते हैं, बता सकते हैं और बना सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी तत्व की यह प्रवृत्ति होती है कि उसके अंतिम कोश, ठीक है, कोश पढ़े हैं ना 9th क्लास में, अलग अलग कोश होता है KLMN, है ना, ठीक है। तो उसी आधार पर जो अंतिम कोश है ना, हर तत्व की प्रवृत्ति होती है कि उसका 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक पूरा हो, जिसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या फिर ग्रहण करेगा। तो उसी त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है, राइट। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8 और 1। तो देखो अष्टक यहाँ तक तो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर इसके पास बाहरी कक्षा में यानी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको अष्टक पूरा करने के लिए और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जाहिर सी बात है इसको तो मिलेगा है नहीं, तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो धातु हो जाते हैं और धनात्मक हो जाते हैं, ठीक है, वो धातु होते हैं और वो धनात्मक होते हैं। तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, इसलिए इसकी सोडियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, 1। और यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन अर्थात Na+ बना लेता है ना। उस तरीके से एल्युमिनियम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, 2 और 8 10 और 3 13, है ना। तो बाहरी कक्षा में कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो ये भी क्या करेगा, इसको अभी चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए 5, नहीं देगा कोई इसको, तो ये क्या करेगा, त्याग करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3, और ये भी धनायन हो जाएगा, ठीक है। और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में भाग लेंगे। उस तरीके से अगर एक क्लोरीन 17 का एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका 2, 8 10 और 7 17 हो जाएगा। अष्टक पूरा करने के लिए इसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, 7 ये दे नहीं सकता, ठीक है,
क्योंकि वहाँ पर फिर आन पे बात आ जाएगी। मुझे 8 पूरा करना था, 7 पूरा कर ही लिया, तो मैं क्यों किसी को दूँ। ये ग्रहण करेगा, किसी से ऋण लेगा, इसलिए क्या हो जाता है ऋणात्मक। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके बाहरी कोश में है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके क्या हो जाएगा, ऋणात्मक बन जाएगा। और ये ऋणात्मक कौन होते हैं, अधातु होते हैं। और क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी अभिक्रिया में भाग लेंगे, इसलिए इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7। तो बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है या फिर त्याग करना होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से बैक करके देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसी आधार पर हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम इतना ही नियम पढ़ेंगे और अगले पार्ट में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आधुनिक आवर्त सारणी और मैंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि VVI है एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। मैंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है, या उसी पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये हमारा आज का बेसिक था, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली डोवराइनर के त्रिक नियम और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, राइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।